क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार है वो अलग-अलग प्रकार से हमने पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या-क्या देखे थे? पहले 2 प्रकार से, एक क्रिस्टलीय ठोस हो गया, एक अक्रिस्टलीय ठोस। ये किसके आधार पे हमने इसको वर्गीकृत किया था? आधार क्या था बेटा इसका वर्गीकरण का? घटक कण घटक कण की घटक व्यवस्था। कण के आधार पर। हाँ, घटक कण की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है ना? दूसरा यदि हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस थे, क्रिस्टल ठोस का वर्गीकरण कर रहे हैं। किसका? क्रिस्टलीय ठोस। जो हमने 2 प्रकार के हमारे पास ठोस थे, वो था एक क्रिस्टलीय ठोस था और दूसरा क्या था? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम क्रिस्टलीय ठोस की का वर्गीकरण करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या कौन कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, किस प्रकार से हो सकता है ना? तो क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण हम करेंगे तो किस प्रकार से हो सकता है? तो उसका आधार क्या है? यदि हम क्रिस्टलीय ठोस का आधार देखेंगे, वर्गीकरण का आधार, तो किस आधार पर हो सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे, एक तो संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? संरचनात्मक इकाई कौन से हो सकती है? कोई बताएगा संरचनात्मक इकाई क्या हो सकती है? बता दो बेटा, कोई बताएगा संरचनात्मक इकाई क्या हो सकती है? अवयवी कण क्या होता है? अवयवी कण क्या? आयन अणु परमाणु। बिल्कुल, ये होते हैं आयन, अणु और परमाणु। ये हमारे पास क्या है? ये अवयवी कण। ये जो संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि ये संरचना बनाने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है हमें? यदि हम किसी चीज की संरचना बनाना चाहेंगे क्रिस्टलीय ठोस में, तो अणु, आयन और परमाणु की जरूरत पड़ती है। तो संरचनात्मक इकाई भी क्या हो गई बेटा? संरचनात्मक इकाई भी क्या हो गई? आयन, अणु और परमाणु हो गए। अवयवी कण भी वही हो गए और घटक कण भी वही हो गए। तीनों चीजों को हम एक, घटक कण भी उन्हीं को कहते हैं, अवयवी कण भी उन्हीं को कहते हैं और संरचनात्मक इकाइयां भी वही हो गई। ठीक है ना? अब एक चीज, अंग्रेजी में इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाता है, हिंदी में अलग अलग पार्ट्स में इसको कह रहे हैं, है ना? तो देखो ये क्या है कि जब हमें क्या करना होगा, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करना होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? एक तो जो हमारे पास जो संरचनात्मक इकाइयां हैं और उनके बीच जो लगने वाला जो ससंजक बल है, ठीक है ना? कौन सा वाला? ससंजक बलों की प्रकृति के आधार पर। दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास क्या होगा? संरचनात्मक इकाइयां, और दूसरा क्या होगा उसमें? ससंजक बल की प्रकृति। जो ससंजक बल की जो प्रकृति है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसको वर्गीकृत करते हैं। दो चीजों को लिया, एक तो क्या होगा? संरचनात्मक इकाई, ठीक है ना? एक तो क्या होगा? संरचनात्मक इकाई, और दूसरा क्या है? सॉरी, इकाई में ई पढ़ने होगा, है ना? संरचनात्मक इकाई, और दूसरा उनके बीच जो लगने वाला कौन सा बल है? ससंजक बल, ठीक है ना? ससंजक बलों की प्रकृति, जो बल है उनकी प्रकृति का आधार। तो दो चीजें हमारे पास है, एक तो ससंजक बल है, संरचनात्मक इकाई है, और दूसरा जो ससंजक बल है उनकी जो प्रकृति है, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, एक तो संरचनात्मक इकाई। यदि मान लीजिए हमारे पास घटक कण क्या हो, देखो ये अलग अलग प्रकार के हैं। देखो ये पहला है आणविक ठोस, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो संरचनात्मक इकाई होगी, वो क्या होती है? संरचनात्मक इकाई, इसमें आणविक ठोस में क्या होगी? अणु होगी, ठीक है ना? और जो आणविक ठोस होंगे, दूसरा यदि हम देखेंगे, दूसरा यानी कि पहले क्या करते हैं, संरचनात्मक इकाई देख ली, इनके बीच जो लगने वाला बल है, अब इन अणुओं के बीच लगने वाला कौन कौन से बल हो सकते हैं, ठीक है ना? इन अणुओं के बीच जो लगने वाले बल होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना? अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है। दूसरा इसमें आयनिक ठोस, यानी कि इसमें क्या होंगे, जो संरचनात्मक इकाई होंगे वो आयन होंगे। देखो ये आयन हो जाएंगे। धात्विक ठोस में क्या होगा? संरचना धातु हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ससंयोजित ठोस हो जाएंगे। तो ये चार प्रकार के यदि हम देखेंगे, ये जो हमने वर्गीकरण का आधार देखा, कौन सा वर्गीकरण का आधार? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण का आधार, ठीक है ना? जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके वर्गीकरण का आधार हमने दो चीजों को लिया, एक तो संरचनात्मक इकाई है
और दूसरा उनके बीच लगने वाला ससंजक बल, इनकी प्रकृति का आधार पर। ठीक है ना, 4 प्रकार के हो गए हमारे पास। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और जो चौथा नंबर का है वो है सहसंयोजी ठोस, या इसको हम कहते हैं नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो हमने क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हो गए? कितने प्रकार के हो गए? 4। बिल्कुल, ठीक है ना, जिनमें हमारे पास क्या हो गए? आणविक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया, और धात्विक ठोस हो गया, और सहसंयोजी ठोस हो गया। तो अब हम यदि पुरानी थोड़ी सी याद करें इसको, तो ठोस को हमने पहले 2 भागों में बांटा। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से हैं? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय। बिल्कुल, पहले क्या होगा? क्रिस्टलीय होगा, और दूसरा हमने अक्रिस्टलीय हो गया। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय हो गया। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस हो गया, एक दूसरा क्या हो गया? अक्रिस्टलीय। फिर क्रिस्टलीय ठोस को हमने पुनः कितने भागों में बांट लिया? 4 भागों में, है ना। आणविक ठोस हो गया, नंबर दूसरा आयनिक ठोस हो गया, नंबर तीसरा हमारे पास धात्विक ठोस हो गया, और चौथा क्या हो गया? सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस हो गया। देखो यहाँ पर पहले हमने आधार लिया था जो इकाइयां थी, घटक, है ना, 2 प्रकार से, यानी कि उनके अरेंजमेंट, जो घटक कण के व्यवस्था के आधार 2 प्रकार के हुआ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर जो क्रिस्टलीय ठोस थे उसको हमने क्या किया? जो संरचनात्मक इकाई है, घटक कण है, और उनके बीच जो लगने वाले जो बल है, ससंजक बल है, उनकी प्रकृति के आधार पर हमने इसको 4 प्रकार से बांट लिया। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को। ये अक्रिस्टलीय ठोस यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस हमारे पास 4 प्रकार के। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, पहले हमारे पास आणविक ठोस। तो आणविक ठोस को यदि देखेंगे, यहाँ पर जो अवयवी कण है, अवयवी कण कह सकते हैं इसको, या संरचनात्मक इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? संरचनात्मक इकाई। यहाँ पर क्या होगा? जो आणविक ठोस में संरचनात्मक इकाई क्या होगा? अणु होगा। क्लियर? ये होते हैं, लेकिन ये पुनः 3 प्रकार के और होते हैं। यदि अणु हमने देखा तो अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार से हो सकते हैं, है ना। पहले देखेंगे अध्रुवीय है, जिनमें ध्रुव नहीं बनते हैं। ध्रुव जानते हैं आप लोग? ध्रुव शब्द सुना आप लोगों ने या नहीं सुना? ध्रुव सुना बेटा आप लोगों ने या नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है कि शब्द या नहीं सुना? ध्रुवीय गुण, अध्रुवीय गुण सुना है? यस नो बता दो बेटा, केवल यस नो। आपने ध्रुवीय सुना है या नहीं सुना? चलो मान लीजिए नहीं सुना। ठीक है ना, मेरी आवाज तो आ रही ना? यस सर। देखो बेटा, ध्रुव कब बनते हैं? जैसे कहते हैं ना, 2 पोल है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है ना, पोल, 2 पोल बन जाते, 2 ध्रुव बन जाते हैं। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक H है और एक Cl, मान लीजिए एक H है और एक Cl है। इन दोनों में क्या होता है? बीच में बॉन्ड बना होता है, एक बंध बनता है। ठीक है ना, अब इसको कहें कि क्या है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? तो मैं कह दूंगा ये, मुझे तो मालूम है ये ध्रुवीय है। आप लोग नहीं बता पाएंगे कौन सा ध्रुवीय है अध्रुवीय है। कैसे बेटे? ये सब क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। हाँ, इसलिए क्या है? ध्रुवीय है। ये देखो, ध्रुवीय। अब ध्रुव बताएंगे कैसे ध्रुव बने। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कैसा है बेटा? ये ध्रुवीय है अध्रुवीय है? कैसे पहचान पाओगे? पहले मैं एक शब्द बता रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। कैसे पहचान पाएंगे इसको? देखो, ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है या अध्रुवीय है, हमें मालूम ही नहीं लग रहा है किसी को पता? नहीं पता लग रहा है। पोलर नॉन पोलर, है ना। तो यदि हम इस HCl को देखते हैं, पहले HCl को, जैसे इन्होंने कहा एक H है और एक Cl ऐसे जुड़े हुए हैं। ये जो बॉन्ड था इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। क्या है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है
कि एक एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है इसकी। और विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या बताया बेटा मैंने, विद्युत ऋणात्मकता का गुण होता है जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। ठीक है ना। अब इसने क्या किया, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था क्लोरीन का, एक था इसका, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा इसकी होती है, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अपनी ओर खिसका लेगा। वैसे तो बीच में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बराबर दूरी होनी चाहिए थी। लेकिन क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा नहीं कि पूरा खींचेगा, थोड़ा सा अपनी ओर झुकाव कर देता है। जैसे मान लीजिए इस बॉन्ड की लंबाई यहाँ से, ये देखो, इनको ठीक बीच में होना चाहिए था। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक विशेषता होती है कि विद्युत ऋणात्मकता इसको खिसका लेता है इधर की तरफ, अपनी तरफ नजदीक ले आता है, यहाँ से हटा करके इधर की तरफ आ जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ खिसकाने से क्या हो जाता है, इस पे थोड़ा सा ऋणावेश आ जाता है, डेल्टा माइनस कर दिया मैंने। और क्योंकि इसकी तरफ से खिसके हैं, इसकी तरफ से हटे हैं ना वो इधर की तरफ, इस पे थोड़ा सा क्या आएगा, धनावेश आ जाता है। और इस धनावेश और ऋणावेश के कारण क्या हो जाता है, इस पे थोड़ा धनावेश आ गया और इस पे थोड़ा सा क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, दो ध्रुव बन गए। क्या बने इसमें, क्या बना बेटा इसमें, दो ध्रुव बन गए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आप लोग? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने से उसमें थोड़ा ऋणावेश आ गया और दूसरे के पास क्या है, धनावेश आ गया। ठीक है ना, एक के पास ऋणावेश आया और दूसरे के पास धनावेश आ गया। तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं, ये क्या हो गया, दो ध्रुव बनाते इसने, दो पोल बनाते। क्या बना दिया इसने, दो पोल बना दिए। ठीक है ना। अब जब ये दो पोल बन गए तो ये ध्रुवीय पदार्थ हो गए। और अध्रुवीय कौन से होंगे, देखो, एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन, तो इनमें क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता दोनों की समान होगी, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं खींच पाएगा। और कोई भी नहीं खींच पाएगा तो वो क्या होंगे, जो बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहेंगे, और इसके कारण इन पे कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं आते, दो ध्रुव नहीं बना पाते। तो ये क्या हो जाएंगे, अध्रुवीय हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर उसने कहा, ये शब्द तो सबको समझ में आ गया, ध्रुवीय समझ में आ गया होगा, अध्रुवीय भी समझ में आ गया, है ना। देखो अब देखो बेटा, इसमें पहला जो इसमें आणविक ठोस है, उसका पहला पार्ट है अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है ना, जिसमें घटक कण क्या होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, अध्रुव होंगे। क्या होंगे, अध्रुव होंगे, उन पे ध्रुव नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो इनमें क्या होगा, देखो, ये कहता है कि इसमें जो अवयवी कण है वो अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। तो अध्रुवीय अणु कैसे हो सकते हैं, देखो, जैसे हमने इसने एग्जांपल लिया, एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ठीक बीच में रहेंगे। बीच में रहेंगे तो किसी पर कोई आवेश नहीं आएगा। दूसरा देखो, एक क्लोरीन है और दूसरा भी क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा होगा तो ये भी खींच रहा होगा, इसलिए भी इसमें भी क्या होंगे, बीच में रहेंगे। जब उनमें भिन्नता आएगी, मान लीजिए एक H होता और एक Cl होता, तब भिन्नता आती, लेकिन दोनों Cl है तो कोई अंतर नहीं। ऐसे आयोडीन भी है, देखो, एक आयोडीन है दूसरा आयोडीन है, तो इनमें क्या होगा, ध्रुवीय गुण नहीं होगा। लेकिन यहाँ CH4 को देखो, यहाँ आ सकता था। ठीक है ना, CH4 आ सकता था ध्रुवीय गुण। लेकिन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, यदि मान लीजिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, तब तक ये भी खींच दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बराबर हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ से बराबर, ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसलिए इस ये जो CH4 है, CH4 का नाम क्या है, क्या नाम है CH4 का, मेथेन। बिल्कुल, इसका नाम है मेथेन। ठीक है ना, ये मेथेन है। ठीक है ना, इसको मेथेन कह सकते हैं। तो CH4 भी क्या है, अपने आप में आणविक ठोस है, लेकिन कैसा आणविक ठोस है, अध्रुवीय वाला। ठीक है ना, ये AR है, आर्गन है।
ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड है बेटा, देखो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको न्यूट्रलाइज ये कर देता है, ये जितना ताकत से खींचने की कोशिश करता है उतनी ताकत से खींचने, फिर ये क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो इसलिए क्या होंगे, इसके चारों तरफ क्या है, क्लोरीन लगे हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये भी अध्रुवीय होंगे। इसमें क्या होगा, जो पहला, यदि हम आणविक ठोस को देखेंगे तो आणविक ठोस कैसे वाला होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। कैसा आणविक ठोस होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएगा। और इसके उदाहरण क्या है, ये कहता है कि इसमें भी जो अवयवी कण होगा वो अध्रुवीय अणु होगा अथवा परमाणु होगा। तो ये देखो, ये अध्रुवीय अणु है, ये भी अध्रुवीय अणु है, ये भी अध्रुवीय अणु है, ये भी अध्रुवीय अणु है, ये ऑर्गन परमाणु है, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे, इनके बीच यदि ध्यान रखना बेटा आपको, इनके बीच जो लगने वाला बल है, माना एक हमारे पास क्लोरीन है और एक क्लोरीन अणु है, और ये दूसरे क्लोरीन अणु से यदि माना जुड़ता है, क्लोरीन, एक क्लोरीन अणु मान लीजिए यहाँ पर है, और एक क्लोरीन अणु ये है दूसरे, और इनके बीच यदि बॉन्डिंग होगी तो वो होती है दुर्बल वान डेर वाल बल। एक चीज याद रखना आपको, जो भी अणु होता है, यदि एक अणु दूसरे अणु के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो हमेशा कैसे होगी, वान डेर वाल बल। देखो, दुर्बल वान डेर वाल बल बहुत दुर्बल होता है ना, जो गैसों के मध्य भी होता है। तो ये यहाँ पर ठोसों के मध्य भी लग रहा है ना, ये कैसे अध्रुवीय आणविक ठोस है, और उनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, दुर्बल वान डेर वाल। ये क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल हमें प्राप्त हुए हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं, है ना, और विद्युत के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं, इनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। दूसरा, यदि हम इसके आगे चलें तो इन क्रिस्टलों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जो गलनांक होगा इनका, और साथ साथ में क्वथनांक होगा, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ये दोनों की चीजें क्या होंगी, इसमें कम हो जाएंगी। एक तो गलनांक होगा और दूसरा क्या होगा, क्वथनांक, ये दोनों क्या होंगे, इसमें कम होंगे, ठीक है ना। ये चीजें हमें नोट करनी। और सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं, द्रव या गैसीय प्रावस्था में होते हैं। ऐसे ठोस जो हैं क्या होंगे, या तो द्रव अवस्था में होंगे या क्या होंगे, गैस अवस्था में होंगे, लेकिन है क्या ये ठोस, ठीक है ना। इनकी अवस्था थोड़ा चेंज हो। अब दूसरा है, देखो बेटा, इसमें पहला वाला तो था अध्रुवीय, दूसरा जो इसमें आणविक ठोस में यदि देखेंगे तो दूसरा वाला क्या है, जो ध्रुवीय है, ये आणविक ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होते हैं, और इनके मध्य क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। कैसे होगा, सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है ना। इनमें दो ध्रुव, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारे पास HCl है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन, कैसा है, कैसा अणु है बेटे, ये अणु कैसा है, ये आवाज तो अध्रुवीय। हाँ बिल्कुल, कैसा है, HCl कैसा है, सर, अध्रुवीय। ये HCl अध्रुवीय है क्या, ध्रुवीय है सर। ध्रुवीय। कैसे पता लगेगा ध्रुवीय है अध्रुवीय है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है सर। इसलिए इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच करके दो ध्रुव बना दिए, एक ऋणावेश वाला, एक धनावेश वाला, ध्रुव बन गए, है ना। तो ये ध्रुवीय है बेटा। तो ये देखो, ये इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे वो कैसे होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे, और इनके मध्य क्या होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेंगे। इसमें क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध। और पहले वाले में क्या बना था, जो इससे पहले अध्रुवीय वाला था उसमें कौन से बंध बने थे, अध्रुवीय जो आणविक ठोस थे उनमें कौन सा बल काम कर रहा था उनके बीच, दो अणुओं के बीच, दुर्बल वान डेर वाल। हाँ दुर्बल वान डेर वाल। बिल्कुल, दुर्बल वान डेर वाल, ठीक है ना, वान डेर वाल, ठीक है ना, ये काम कर रहा था बेटा, ये वाला बल काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, सहसंयोजक बंध का, है ना। और इसका उदाहरण हमारे पास HCl का हम समझ गए। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में ऐसे बनता है, SO2 इस टाइप से होता
है ना, और यहाँ लोन पेयर होता है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो एक तरफ आ गया, दोनों के दोनों के आगे एक तरफ आ गए, और ऋणावेश इधर बन गया, है ना, और जो यहाँ धनावेश होगा इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ध्रुव बन जाएंगे। ये भी ध्रुवीय है, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, ध्रुवीय है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता तब नहीं होना था इसमें, तब नहीं होता, लेकिन ये कैसा है, ये वी आकार का है। देखो कैसे, सल्फर एक तरफ हो गया और दोनों ऑक्सीजन इस नीचे की तरफ, है ना, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो हमारे पास एग्जाम्पल हो गए ध्रुवीय आणविक, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और दूसरा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये दो प्रकार, देखो इनके मध्य क्या होता है, इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। इनके बाद बीच जो लगने वाला बल है वो कौन सा है, द्विध्रुव डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, जिनको कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, डाइपोल वाला, है ना। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ये भी क्या होते हैं, ये भी नरम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे पहले वाला था सेम कंडीशन वैसे। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक होता है, किसकी तुलना में, अध्रुवीय वालों की तुलना से, है ना। ये सामान्यतः पर देखो द्रव और गैसीय अवस्था में रहते हैं, यानी कि दोनों की अवस्थाएं सेम है, ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय। वो ये दोनों क्या है, आणविक ठोस। तीसरा एविडेंस में हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रकार का जो हमारे पास आणविक ठोस था, पहला था ध्रुवीय, दूसरा था अध्रुवीय, पहला अध्रुवीय, दूसरा वाला ध्रुवीय, तीसरा वाला हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, ठीक है ना। जो आणविक ठोस है वो तीन प्रकार के होंगे, और ये तीसरा नंबर है हमारे पास हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो जो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस है बेटा, इसमें देखो यदि हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु, कैसे अणु होते हैं, ध्रुवीय, ठीक है ना। और इन अणुओं के जो ठोस हैं, इनके मध्य क्या होता है, परवल हाइड्रोजन बंध आबद्ध होते हैं, यानी परवल हाइड्रोजन बंध बनते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होंगे, परवल, केवल इन दोनों से बहुत ही ज्यादा परवल होंगे, कौन से, परवल हाइड्रोजन बंध, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना आपको कि जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं बेटा, ध्यान आपको रखना होगा कि एक तो ऑक्सीजन, ठीक है ना, और दूसरा होता है नाइट्रोजन, और तीसरा होता है फ्लोरीन। जहां पर ये तीन क्या होंगे, तीन परमाणु होंगे, ये क्या करते हैं, ये अधिकांश हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, इनके बीच ही बनता है हाइड्रोजन बंध, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये तीन ऐसे परमाणु हैं जो हाइड्रोजन बंध को बनाने के लिए सक्षम होते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन नहीं दे रखा होगा, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी फ्लोरीन की, लेकिन इन दोनों की जरूरत देखो, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा, जल का अणु क्या होता है, जल जो अणु होते हैं वो इस प्रकार से होता है, एक यहां से देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है, यह है जल का अणु, ठीक है, ये क्या है, जल का अणु। अब जल के अणु में क्या होता है, ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है, क्या होता है, जल के अणुओं में ऑक्सीजन का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, आवर्त सारणी में देखेंगे, तो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियॉन, एक सीरीज है बेटा ये। ऐसे में जब हम जाते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं बेटा, ऐसे में तो क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, कोई बताएगा, घटता है बिल्कुल, क्यों घटता होगा, सर, जेड इफेक्ट बढ़ जाता है उसका। बिल्कुल जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। ये जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा, और बच्चे बताओ। ये कहते हैं कि उनका जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, कोई बता सकता है क्या है, सर परमाणु आकार, हैं? परमाणु आकार परमाणु आकार क्या होता है, छोटे होते परमाणु आकार छोटा होता है, क्यों होता होगा,
परमाणु आकार इधर की तरफ छोटा क्यों होगा? ठीक, तो यहाँ देखो परमाणु यहाँ 3 है परमाणु, यहाँ 4, ये देखो 4 है, 5 है, इनका परमाणु क्रमांक 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इधर की तरफ क्यों बढ़ रहा है? परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, तो इसमें आकार क्या होगा? छोटा क्यों हो रहा है? सर उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, जिस कारण नाभिक का आवेश बढ़ रहा है। हाँ, तो देखो ये कह रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? लिथियम वाले में कितने प्रोटॉन? कोई देखो बेटा, सोचो, आप लोगों को सोचना है, लिथियम में कितने प्रोटॉन है? 3। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3। कितने हैं इसमें प्रोटॉनों की संख्या? ये कहते हैं 3 है। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? कितने होंगे बेटा इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? सर बेरिलियम 4। 4 होगी। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? बोरोन में 5। 5। इसमें कितनी होगी? कार्बन में कितनी होगी? आपको एक सिंपल फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, ठीक है ना, सॉरी, परमाणु क्रमांक बढ़ने की बातें करते हैं, हम कहते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, जो प्रोटॉन होते हैं हमें कैसे पता लगाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या हम कैसे पता लगाते हैं, है ना। प्रोटॉनों की संख्या हम पता कैसे लगाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या लगाते हैं उसके परमाणु क्रमांक, जितने उसमें जितना उसका परमाणु क्रमांक उतना उसके प्रोटॉनों की संख्या। समझ में आई बात? अब इसका परमाणु क्रमांक था 3, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 3 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 3 होंगे। इसका परमाणु क्रमांक 4 था, तो हमने कहा प्रोटॉन भी 4 होंगे भाई इसमें, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है, तो हम भी कहेंगे प्रोटॉन कितने हैं इसमें, तो हम कहेंगे प्रोटॉन भी 5 है इसमें। जितना उसका परमाणु क्रमांक उतना उसमें प्रोटॉन। क्लियर? इतनी बात समझ में आई बेटा? अब मान लीजिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए मैंने कहा प्रोटॉनों की संख्या, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। बिल्कुल, इसमें जो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 है। इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें पता ये लग गया कि इसमें क्या हो रहा है। यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखो बेटा, कुछ चीजें समझने के लिए और ये समझना भी आप लोगों ने, है ना। मान लीजिए देखो, मैंने कहा लिथियम, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। अब हमें देखो यहाँ पर 3 क्या है, इसमें 3 प्रोटॉन है, और 3 ही क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 क्या है? प्रोटॉन। 4 क्या है? इसमें प्रोटॉन है। 4 क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। देखो समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, है ना। इसमें 5 प्रोटॉन है, 5 क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन। 9 प्रोटॉन और 9 ही क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन और 10 ही क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? ऋणावेश। बिल्कुल करेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? ऋणावेश। तो यहाँ देखो, अब नाभिक की जो संरचना होती है, परमाणु की जो संरचना होती है, बीच में नाभिक होता है, बीच में प्लस चार्ज होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ऐसे ऐसे तो होता है ना। यानी बीच में क्या है? नाभिक है, धनावेश है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो यहाँ ये देखो, ये बीच में क्या है? प्रोटॉन है। ये बीच में जो है ये प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। देखो 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल होगा, इनके बीच आकर्षण बल होगा,
एक दूसरे को खींचेंगे ना, धनावेश ऋणावेश को खींचता है कि नहीं खींचता? तो इसको खींचने से थोड़ा आकार तो बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, 4 प्रोटॉन है और 4 ही क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है। यह नाभिकीय आवेश बढ़ा, नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या हुआ, 4 प्रोटॉन है, धनावेश है बीच में, सॉरी बीच वाले हैं, है ना, और 4 क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने और खींच लिया उसको अंदर। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 प्रोटॉन है, 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच आकर्षण बल बढ़ा, नाभिकीय आवेश बढ़ा, तो वो आकार और छोटा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर कह रहे थे कि जेड इफेक्ट होता है, यानी कि जेड का मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, उसके कारण क्या होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है और इनका आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। इधर से इधर जाएंगे तो आकार छोटा होता चला जाएगा, ये तो सबसे बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा है और सबसे छोटा कौन होगा, नियोन हो जाएगा। लेकिन इनके बीच क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एक ऐसे एलिमेंट है जिनका आकार बहुत छोटा हो जाता है, और इन छोटे आकार के कारण वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। बेटे क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच, ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना हो कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, किसके कारण, उनके छोटे आकार के कारण, उनका जो छोटा आकार है उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। अब हम चलते हैं पुनः वापस यहाँ, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, ठीक है ना, कि ये कौन से हैं, ये किस प्रकार से हैं, ये हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस हैं। इनमें क्या होता है बेटा, पहले हमें देखना होगा, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, इनमें जो अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे, और इनके मध्य क्या होगा, प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, जैसे H2O में है, NH3 में है और C2H5 में है। इसीलिए आप लोगों को इस बार भी क्वेश्चन पूछा था कि H2O द्रव है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो H2O होता है, एक H2O एक पानी के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हमने ये देखो एक ऑक्सीजन इस टाइप से है, और दूसरा यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, किसका, जल का। तो इसमें क्या हुआ, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ज आया, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें क्या हो गया, डबल नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव चार्ज के कारण, छोटे आकार के कारण ये क्या कर देता है, दूसरे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, बंध नहीं बनाता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव, डबल नेगेटिव चार्ज इसके कारण हुआ, है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच एक बॉन्ड बना है, और ये डॉटेड लाइन सब दिखाते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण क्या हुए, ये वाले अणु नजदीक नजदीक आ गए, और नजदीक आने से क्या हो गया, द्रवावस्था में आ गए, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, और जो नजदीक नजदीक आ जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, द्रव बना देंगे। ऐसे ही देखो, अमोनिया है, अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एथेनॉल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, कौन से वाले अणु है, ये है हमारे पास हाइड्रोजन आबादित आणविक ठोस। और ये देखेंगे बेटे, इसमें क्या है, ये ठोस क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक और नर्म होते हैं, ठीक है ना, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और नर्म होते हैं, ठीक है ना। यहाँ H2O बर्फ के रूप में है, ठीक है ना, ठोस। यहाँ देखो कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, ये वाष्पशील द्रव और नर्म ठोस होते हैं। कमरे के रूम टेम्परेचर देखेंगे तो रूम टेम्परेचर का मतलब 21 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होते हैं, ये नर्म होते हैं, और साथ साथ में कैसे होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है बेटा इसमें, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में ये तो पहले नंबर का है ना, आयनिक ठोस में यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो अवयवी कण है, देखो अवयवी कण क्या है, धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है ना। और इनमें यदि देखोगे तो ये परस्पर क्या होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा बल होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बल है। इनके घटक कण क्या है या अवयवी कण क्या है, धनायन और ऋणायन, और इनके परस्पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है ना। ये देखो ये कैसे होते हैं, ये देखेंगे, ये कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर जानते होंगे आप लोग, भंगुर सुना है आप लोगों ने, भंगुर क्या होता है बेटा,
चटक जाने वाला। हाँ, बोलो, बोलो। सिनेमेटिकल इन नेचर सो तो पार्ट चटक जाते सब कुछ। बिल्कुल, वो गुण क्या कहलाता है? भंगुर गुण, है ना? जैसे हमारे पास NaCl है, नमक है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना? पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है ना? कॉपर सल्फेट है, इस सारे क्रिस्टल होते हैं। कॉपर सल्फेट हरे रंग का जो आप लोगों ने देखा होगा, है ना? KClO4 है, 3 है सॉरी, है ना? पोटेशियम क्लोराइड, है ना? उसके बाद लिथियम फ्लोराइड है, LiF। ये सारे के सारे क्या है? ये एक प्रकार के आयनिक ठोस है, ठीक है ना? और इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बेटा, ये उच्च होता है, बहुत अधिक होता है इनका। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन यदि हम इसको क्या करें? गलित अवस्था में लाएं। कौन सी अवस्था? गलित अवस्था में, जिसको हम मोल्टेन स्टेट कहते हैं। इसको घोल दे, घोलने के बाद ये क्या हो जाता है? पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यदि हमने इसको घोल दिया तो उस अवस्था में क्या हो जाएगी? सुचालक। तो ये है बेटा इसका ठोस के बारे में, ठीक है ना? नेक्स्ट है, देखो धात्विक ठोस क्या होता है। यदि हम धात्विक ठोस को देखेंगे तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में से घिरे घिरे हुए और उनके संगलित धनायनों में व्यवस्थित होते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो धात्विक ठोस होता है, इसमें पहले यदि हम देखेंगे तो कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो वो धातु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं हम? जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, उस धातु कहलाता है। मान लीजिए हमने लिया, ठीक है ना, और Fe ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, फिर ये धातु ठोस बना देगा। ये दूसरा Fe लिया और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, फिर Fe लिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो इससे क्या बन गया? एक ठोस बना, और जो क्या है? ये कहलाएगा धात्विक ठोस। लेकिन एक चीज और है, जब Fe2 पॉजिटिव है, ये आकर्षित कैसे होंगे? सारे के सारे क्या है? प्लस चार्ज है, इन्हें तो आकर्षित होना ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम कर्नेल्स बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कर्नेल्स इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है ना? और इनके बीच क्या होगा? इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो इनके बीच ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे घूम रहे हो। जैसे देखो, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के समुद्र से, ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं इनके बीच में, ठीक है ना? और उन इलेक्ट्रॉन, देखो क्या हुआ? धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखो धातुएं, एक तो धातुएं हो गए, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से गिरे हुए उनके द्वारा देखो संगठित धनायनों की व्यवस्थित संग्रह है, क्योंकि ये यहाँ पर धनायन है और इस प्रकार से व्यवस्थित है। इस प्रकार से होते हैं धात्विक ठोस, ठीक है ना? अब ये कहते हैं, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, और संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से विस्तृत होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, समान रूप से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? विस्तृत होंगे, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनों के, उसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है के कारण धात्विक ठोस क्या होंगे? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। इन्हीं के इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या है? धात्विक जो ठोस है वो क्या है? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक है, ठीक है ना? दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण धातु चमक और रंग पाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें धातु में चमक भी होते हैं, और साथ साथ में क्या होता है? उनका रंग भी होता है, ठीक है ना? धात्विक ठोस को ये देखेंगे, अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होगा? आघात वर्धनीय, ये जो धातुएं होती हैं वो कैसे होती हैं? आघात वर्धनीय होती है। क्या होते होंगे? सर मैं मतलब इसमें धातुओं का मतलब फैलने का गुण होता है, हाँ, आघात वर्धनीय, मतलब पीटने पर वो फैलने लग जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना? देखो नाम में ही पता लग रहा है, आघात का मतलब चोट, चोट लगाने पर वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? और तन्य का मतलब होता है खींचने का गुण, ठीक है ना? जैसे सोने की एक, यदि हम 10 ग्राम लेंगे या 1 ग्राम लेंगे तो 3 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है उससे। तो ये तन्यता का गुण है, फैलने का गुण है ना? ये आघात वर्धनीय का मतलब यदि हम चोट पहुंचाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना? जैसे हम लोगों को पीटते हैं तो क्या हो जाता है? पतली चादर के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो आघात पहुंचाने पर वो बढ़ जाते हैं, और ये है धात्विक ठोस हो जाते हैं। कॉपर हो गया, Ag हो गया, Eg हो गया, Fe हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है?
इसके आगे चलते हैं, चौथा जो है वो है सहसंयोजी, और इसको कह सकते हैं नेटवर्क ठोस। ठीक है ना, ये हम क्रिस्टलीय ठोस की प्रकार पर, है ना। तो सहसंयोजी ठोस क्या होता है? सहसंयोजी ठोसों में अवयवी जो कण होते हैं परमाणु होते हैं, ठीक है, और इनके बीच जो लगने वाला बल होता है प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। आबंधों को हम बंध भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, ये किताबी भाषा, आबंधों को बंध भी लिख सकते हैं, बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब देखो सहसंयोजी जो क्या होंगे, बंध प्रबल एवं दिशात्मक होते हैं, और अपनी जो स्थिति है, स्थिति पर प्रबलता से संलग्न रहते हैं। जो स्थितियां होती है वहां पर बिल्कुल प्रबलता के साथ वो क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं, उससे विचलित नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है जो सहसंयोजी ठोस होते हैं का विशाल अणु भी कहा जा सकता है। इसके बहुत सारे जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो विशाल अणु के रूप में भी रहते हैं, है ना। ये अत्यधिक कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, उच्च गलनांक होता है, ठीक है। और गलन से पूर्व क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। गलने से पहले क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार को जो ठोस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी ठोस और नेटवर्क ठोस बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें अपवाद के रूप में हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट नर्म ठोस है और विद्युत का सुचालक है, और उत्तम ठोस क्या होंगे, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट देखा होगा आप लोगों ने। तो ग्रेफाइट क्या करता है, जैसे ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा कभी? जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर एक काली परत वाली जिससे अब लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की छड़ होती है। वो क्या करता है, एक परत छोड़ता चला जाता है, एक परत जो है क्या होता है, कागज पे छोड़ता चला जाता है, और उसी के कारण वो क्या हो जाता है, लिखने लग जाता है। तो इस टाइप से क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 किसके आधार पर हमने 4 प्रकार से माना है? घटक कण। एक तो घटक कण है, दूसरा उनके बीच लगने वाले ससंजक बल की प्रकृति के आधार पर। 2 आधार है इसका वर्गीकरण का, एक तो ससंजक बलों के आधार पर और दूसरा उसमें संरचनात्मक इकाई।